सर्कल स्टडी की अगली क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा होगा मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य से संबंधित जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और जो आगे आने की संभावना रहेगी, वो सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सर्कल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को आसानी से मिल सकें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दें। वीडियो से संबंधित कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि अगर कोई कमी वीडियो में रहती है तो मैं उसको सुधार सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो मगध साम्राज्य का उदय आज का टॉपिक है, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मगध का जो प्राचीन वंश था उसके संस्थापक कौन था। तो जो प्राचीन वंश था उसका संस्थापक बृहद्रथ हुआ करता था। ठीक है, इसकी राजधानी गिरिब्रज में थी और जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है, फिर उसके बाद जो नया मगध साम्राज्य आया उसका संस्थापक बिंबिसार था, जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है और जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज के हमारे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, दूसरा काले और लाल मृद भांडों के साथ, अगला है गेरू रंग के मृद भांडों के साथ, अगला है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। मृद भांड क्या होते हैं? मृद भांड उस समय के बर्तन जो होते थे उनको कहा जाता था, जो अलग अलग रंगों से रंगे जाते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। हम लोग यहाँ वही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में अभी तक आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया उसे देखें और जो भी क्वेश्चंस की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और वीडियो देखकर उसके आंसर को लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका भंडार हुआ करता था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध के विशाल भंडार किसका था? लोहे का विशाल भंडार था। मतलब यहाँ पर लोहे के साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं। इस हिसाब से ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी खानें थीं या यहाँ से लोहा की खुदाई होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर साक्ष्य ज़्यादा मिलते हैं, लोहे के ज़्यादा यूज होता था लोहा, इस हिसाब से यहाँ पर लोहे का भंडार बताया गया है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा बिंबिसार, चौथा है वासुदेव। पहला बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा बिंबिसार और चौथा वासुदेव। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार जो था वो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का।
बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन पहला है कौशल, दूसरा ऑप्शन है मगध, तीसरा ऑप्शन है चंपा, चौथा ऑप्शन है अवंती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मगध। मगध में हाथियों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था, इसीलिए मगध एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, ये एसएससी परीक्षा सीपीओ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत भाषा में पहले लेखन हुआ करता था, प्राचीन काल में लेखन हुआ करता था। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में आया हुआ है। हम यहाँ पर वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चन का संबंध किसी न किसी परीक्षा से रहा है और ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना बनी रहती है। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन 6 नंबर, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। तो हेरोडोटस जो थे उनको क्या माना जाता है? इनको इतिहास का जनक कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। और हेरोडोटस की पुस्तिका कौन सी थी? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक थी इनकी? हिस्टोरिका। इनके द्वारा, ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएससी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? ऑप्शन पहला हाइडेस्पीज में, ऑप्शन दूसरा झेलम में, ऑप्शन तीसरा पानीपत में, ऑप्शन 4 तराइन में। देखिए, जो झेलम नदी थी उसको यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहते हैं। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो उत्तर है उस पर स्टार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी और झेलम को ही यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हुए थे। एसएससी एफसीआई की परीक्षा थी 2012 की, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। स्टार लगा हुआ है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो अभी बात हुई थी, कौन थे उसके? ऑप्शन नंबर सी, पोरस के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। एसएससी परीक्षा देखिए 2015, अभी 2012 का क्वेश्चन निकला, 2015 का। लगातार ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या? कह सकते हैं धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन पहला सूक्ति संग्रह, दूसरा मूसा संहिता, तीसरा त्रिपिटक, चौथा जैन अवेस्ता। तो इनकी जो पुस्तक है उसको क्या कहते हैं? मूसा संहिता। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक जो है उसको मूसा संहिता कहा जाता है। ठीक है, और इससे जुड़ी जानकारी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है उसको सिनागोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनागॉस। ठीक है, और जो यहाँ पर जैन अवेस्ता लिखा हुआ है ऑप्शन डी, ये पारसियों का ग्रंथ होता है। किसका होता है? पारसियों का ग्रंथ। ठीक, अगला है त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बोलिए। बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2014 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में मगध के राजवंशों का कालक्रम लिखिए। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम लिखिए, यानी कि कालक्रमानुसार लिखिए। यानी कहने का मतलब है उनको क्रम से लगाना है, कौन सा राजवंश पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, तो इसको लगाना है। इसका जो ऑप्शन सही वाला होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अब हम इसको कालक्रम में लगाएंगे। सबसे पहले हिर्यक वंश, कौन सा आया? हिर्यक। हिर्यक वंश सबसे पहले आया, 1 नंबर पे ये आया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया शिशुनाग वंश, ये दूसरा है। उसके बाद फिर आया नंद वंश, ये तीसरे नंबर पे आया। और नंद वंश के बाद फिर आया मौर्य वंश। ठीक है, तो इसका क्रम कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब इससे जुड़ी यहाँ पर हम अन्य जानकारी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पता नहीं यही क्वेश्चन आ जाए अगली बार परीक्षा में, या इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हिर्यक वंश जो था, इसकी समय सीमा क्या थी? 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से 412, ये सब ईसा पूर्व की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अभी हमने डिस्कस किया था दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश अब इसके बाद तुरंत आया था, तो फिर ये 412 से स्टार्ट हुआ होगा। 412 से 345, ये भी ईसा पूर्व है। ठीक है, अब शिशुनाग वंश के बाद फिर कौन सा आया था? नंद वंश। तो नंद वंश की क्या रही होगी? 345, 345 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद फिर आया मौर्य वंश। मौर्य वंश कितना रहा था? फिर 322 से 184। इस तरह लिंक करके अगर हम याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर याद हो जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी। इनके कालक्रम विशेष तौर पे ध्यान रखना आपको। और हो सकता है अगले क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि हिर्यक वंश की समय सीमा क्या थी। तो 544 से 412 अगर हमें याद होगा तो हम आराम से इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई ये कि हिर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हिर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। ठीक है, बिंबसार। नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग उसके नाम पर ही है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है, फिर आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। फिर उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 से हमने कम से कम 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य लिखा था, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि महाभाष्य किसने लिखा था। तो ऑप्शन इसके क्या क्या हैं? पहला है गार्गी, दूसरा मनु, तीसरा बाण, चौथा पतंजलि। तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया था। एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन से 3 चिकित्सक हुआ करते थे? प्राचीन भारत में कौन 3 चिकित्सक हुआ करते थे? त्रय शब्द का मतलब 3 से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा इसका चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, ये 3 उस समय के चिकित्सक हुआ करते थे। उस समय वैद्य हुआ करते तो उनको चिकित्सक का नाम दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बिंबसार के समय में, किसके समय की बात की गई? बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या? राजगृह। बिंबसार के समय राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि राजगृह जो था उसके नगर निर्माण की योजना किसने बनाई थी? राजगृह के नगर निर्माण की योजना
किसने बनाई थी, यानी वास्तुकार कौन थे राजगृह के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महागोविंद। कौन थे? महागोविंद जी जो थे उन्होंने नगर योजना बनाई थी, कहा था कि यहाँ पर एक राजगृह नाम का आपको शहर बसाना है, बिंबसार से कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2006 में रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। मगध का ऐसा कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 बिंबिसार, ऑप्शन 4 महापद्म नंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिंबिसार। कौन था? ये बुद्ध के समकालीन था। इससे पहले जो बौद्ध धर्म का, जैन तथा बौद्ध धर्म का जो वीडियो बनाया था उसमें हम इस क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बुद्ध के समकालीन जो शासक थे, प्रसेनजित थे उसमें। ठीक है, एक बिंबिसार थे। तो ये राजा उनके साथ थे, उनके बुद्ध के समय के। तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में हम आपसे यहाँ पर बता देते हैं कि बिंबिसार जो थे इन्होंने बुद्ध के निवास के लिए एक विहार बनवाया था। ठीक है, एक बुद्ध के समय में जो आश्रम हुआ करते थे उनको विहार कहा जाता था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? बेलूवन। क्या नाम था उसका? बेलूवन। बेलूवन नाम का एक उन्होंने विहार बनवाया था बुद्ध के, जो बुद्ध थे उनके निवास के लिए, बेलूवन विहार। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आरआरबी गोरखपुर 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमार्क किसका सिक्का कहाँ चलता था। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। तो पंचमार्क जो सिक्का था वो ऑप्शन इसका है वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो पंचमार्क जो सिक्का था वो चलता था मौर्य काल में। किनके काल में चलता था? मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का मौर्यों के काल में चलता था। ठीक है, आरआरबी रांची 2007 का क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन अपने आप में एक अलग ही भूमिका रखते हैं, तो सभी क्वेश्चंस पर आप लोग विशेष फोकस करिए और इनसे जुड़ी हुई जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है वो आप लोग ज़रूर कलेक्ट कर लें। उसके बाद वीडियो देखें, इससे आपका रिवाइज़ अच्छा हो जाएगा और जो पॉइंट बुक में नहीं मिलते हैं वो हम आपको वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं, और जो पॉइंट्स हम वीडियो में नहीं बता पाते हैं वो आपको बुक से मिल जाएंगे। इससे आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सेकंड हिस्टोरियोग्राफी, ऑप्शन थर्ड न्यूमिस्मेटिक, ऑप्शन 4 एपिग्राफी। तो सिक्कों का जो अध्ययन है इसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है हम आपको अभी इसी क्वेश्चन पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या है कि देखिए, ये तो सिक्कों का अध्ययन हो गया न्यूमिस्मेटिक। उसके बाद आता है कि एपिग्राफी देख लीजिए। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी जो होता है वो अभिलेखों का अध्ययन होता है। जो ऑप्शन डी में दे रखा है एपिग्राफी जो होता है वो अभिलेखों का अध्ययन होता है। किसका? अभिलेखों का। ठीक है, आगे आता है उसके बाद जो आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी ये किसका अध्ययन होता है? आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक न्यूमिस्मेटिक हो गया। अगला आता है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि एक विशेष विषय है उसके इतिहास की जानकारी हम प्राप्त करते हैं।
कोई एक विशेष विषय है उसके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम एक हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ले लें तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री किसने लिखा था, हेरोडोटस के जनक हैं और उनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी। तो ये सब जानकारी जो है एक विशेष सब्जेक्ट की जो जानकारी है उसे वो चीज़ हमें हिस्टोरियोग्राफी से पता चलती है। आरआरबी चंडीगढ़ 2012 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अपने आप में एक अहम भूमिका रखते हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन पहला है मुर्शिदाबाद, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली, चौथा मुंगेर। तो जो शिशुनाग थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैशाली। क्या होगा? वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। और शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना करी थी? अभी डिस्कस किया था, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की ही स्थापना करी थी। और शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल था वो कितना था? 412 से 345 ईसा पूर्व। ठीक है, आरआरसी 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है ये रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ऑप्शन पहला अवंती, दूसरा कौशल, तीसरा कौशाम्बी, चौथा राजगीर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उज्जैन, अवंती। उज्जैनी की राजधानी अवंती थी। आरआरबी मालदा 2008 का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कन्नौज, तीसरा कौशाम्बी, चौथा कपिलवस्तु। तो जो पटना शहर का पुराना नाम है वो क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, कन्नौज यहाँ से आगे जो वीडियो आएंगे उनमें बताएंगे, यहाँ से हर्ष शासन करते थे। कपिलवस्तु यहाँ पर भगवान बुद्ध थे यहाँ से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर का मतलब है सिकंदर। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो पहला है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व, यानी बीसी कह सकते हैं। ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, यानी कि 326 ईस्वी। ईसा से 320 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा जो सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। इससे जुड़ी एक जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे। जो सिकंदर था उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। और इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था जो मकदूनिया के शासक थे। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। ठीक है, और इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। और 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया कितनी बार है, देख रहे हैं ना। आरआरबी 2002, 2003, 2006 आगे भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर जो था वो उत्तर पश्चिम भारत में खैबर दर्रे से होता हुआ भारत में प्रवेश किया था उसने। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की बात की गई है। तो क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नंद वंश। यानी उस समय मगध में जो था नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश से हमने अभी कुछ डिस्कस किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और नंद वंश की समय सीमा थी 345 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, आरआरबी
ट्रेन क्लर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है पटाला, दूसरा तक्षशिला, तीसरा बेबीलोन, चौथा गैड्रोसिया, अगला इनमें से कोई नहीं। तो जो सिकंदर था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर से जुड़ी हुई एक जानकारी हम आपको और प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अगला आता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। कौन था? निर्याकस। दो तरह से आ सकता है। सिकंदर का सेनापति अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर, और अगर ये कह दे कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था तो निर्याकस था। और सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक एक नगर भी बसाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा हुआ करती थी? ठीक है, जो समय जब आक्रमण किया था उसने। तो सही आंसर जो होगा इसका वो होगा ब्यास। कौन सी नदी थी? ब्यास नदी थी, वो सिकंदर की पूर्वी सीमा बन गई थी। कारण क्या था कि जब सिकंदर आक्रमण करने भारत पर आया था तो जो ब्यास नदी थी उसके पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसकी सेना ने उसको पार करने से मना कर दिया था। ये कह दिया था कि हम इस नदी को पार नहीं कर सकते। तो सिकंदर ने सोचा कि जब सेना आगे नहीं जा सकती है तो मैं अकेला जाकर भी क्या करूँगा, और आगे मगध जैसा एक शक्तिशाली राज्य है और जहाँ पर मेरी हार निश्चित ही हो जाएगी। तो इस हिसाब से उसकी जो सीमा थी, मतलब इस तरह कुछ बना होगा। तो यहाँ तक तो उसकी सेना आ गई, ये वेस्ट था और इधर ईस्ट था। तो यहाँ तक तो उसकी वो सेना थी यहाँ तक आ चुकी थी, लेकिन इस नदी को पार करने से उसने मना कर दिया। तो उसकी जो सीमा थी वो केवल ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, उसकी सीमा वहीं बन गई थी। आरआरबी 2007 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। ये इतिहास का इन्हें जनक कहते हैं और इनकी पुस्तक अभी हमने डिस्कस करी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? यानी इस क्वेश्चन में जो इसी मानचित्र में ABCD जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताइए कि यहाँ पर 16 महाजनपद के समय पर कौन कौन से जनपद हुआ करते थे। तो इसकी जानकारी हम तभी लगा सकते हैं जब हमें मानचित्र का अच्छे से अध्ययन हो और हमें ये पता हो कि जो पहले जो महाजनपद हुआ करता था उस जगह पर वर्तमान समय में कौन सा स्थान बसा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं हम आपको कि यहाँ पर जो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? मत्स्य, यानी 1 नंबर पे आएगा यहाँ पर मत्स्य, बी नंबर पर आएगा अवंती, सी नंबर पर आएगा वत्स और डी नंबर पे आएगा अंग। ठीक है, यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये 4 जो महाजनपद दिए हुए हैं इनकी राजधानियाँ कौन सी थीं और वर्तमान इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो जो मत्स्य था इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। कहाँ पर थी? यानी मत्स्य ये ए नंबर पर बसा हुआ था यहाँ पर, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? मत्स्य की विराटनगर। ठीक है,
विराटनगर। और वर्तमान में ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, दूसरा है अवंती। अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। कौन सी थी? उज्जैन। यहाँ पर वर्तमान समय में दक्षिणी राजस्थान का जो भी हिस्सा है, दक्षिणी राजस्थान का जो भी क्षेत्र है, वो उस समय अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, अगला है फिर वत्स। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी। और ये वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है अंग, यानी डी नंबर पे आएगा अंग। तो अंग जो था, इसकी राजधानी थी चंपा और ये वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी यहाँ मिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से यहाँ पर बात की गई है। तो हमें पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा हाथियों की सेना किसके पास थी? मगध साम्राज्य के पास थी। जब हाथी जैसे विशाल जानवर सेना के पास हों तो भाई बिल्कुल शक्तिशाली हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली उस समय का राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? कह रहा है कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऐसे राजा हैं जो अन्य 3 के कालक्रम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंबिसार हम जानते हैं, अभी बात हुई थी कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो ए और बी तो हो ही गए। ठीक है, प्रसेनजित, अभी मैंने बताया था कि कौशल नरेश जो प्रसेनजित थे वो बुद्ध के समकालीन थे। तो यहाँ पर 3 जो मिल गए। पिछला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, मिलिंद। तो जो मिलिंद थे वो इन तीनों के समसामयिक नहीं थे। तो यहाँ पर यही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो मिलिंद जो थे वो 2वीं सदी ईसा पूर्व में आए थे। मिलिंद जो थे वो 2वीं सदी ईसा पूर्व के थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो पहला ऑप्शन है सिंध तथा झेलम, दूसरा झेलम तथा चिनाब, तीसरा चिनाब तथा रावी, चौथा रावी तथा ब्यास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंध तथा झेलम के बीच पर प्राचीन नगर तक्षशिला बसा हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, उस समय तो विभाजन तो नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से भारत में ही जोड़ा जाता था। ठीक है, तो अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तांबे के बने हुए, सोने के, रांगा के, चांदी के। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो बने हुए थे चांदी के। किसके बने हुए थे? चांदी के ये बने हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर जो है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पहला उदयन, दूसरा अशोक, तीसरा बिंबिसार, चौथा महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। वर्तमान में इस नगर का नाम हम पटना के रूप में जानते हैं। पटना के रूप में। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था?
तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक महान, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा कनिष्क। उदयन जो थे उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। उदयन जो थे उन्होंने पहले तो इसे को पाटलिपुत्र को उन्होंने बसाया, उसके बाद राजधानी राजगृह से उठाकर इन्होंने पाटलिपुत्र बना दी। लेकिन जो उदयन है उनका यहाँ पर कोई भी जिक्र इन ऑप्शंस में नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जो उदयन ने राजधानी यहाँ पर स्थानांतरित की थी और चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने यहाँ पर राजधानी को बसाया ही था, इन्होंने डायरेक्टली अपनी राजधानी यहाँ पर ही बनाई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा। यहाँ पर राजधानी बनाया था, यहाँ पर कहता है किसने राजधानी स्थानांतरित की थी या किसने पाटलिपुत्र बसाया था, तो उदयन सही होता। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही होगा? चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला है मौर्य, दूसरा नंद, तीसरा गुप्त, चौथा लिच्छवी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लिच्छवी। किसके द्वारा? पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी को बनाया गया था। किस वैशाली में लिच्छवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? यानी उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। पहला है दीर्घ निकाय, अगला त्रिपिटक, अगला है दीपवंश, अगला है अंगुत्तर निकाय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय। क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में इसको बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। वही क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस किया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? पहला अवंती, दूसरा वत्स, तीसरा अस्सक मतलब अस्मक, और यहाँ पर है अगला कंबोज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अस्मक। ठीक है, अस्मक जो था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, यानी गोदावरी तथा नर्मदा के बीच में ये स्थित था, लेकिन अगर पास में बात करी जाए तो ये गोदावरी के तट पर पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऐसा कौन सा नगर था जो कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था? किसी भी राजा ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके इन नगर में नहीं रखा, और न ही किसी राजा ने मगध की राजधानी के रूप में इनमें से एक नगर को बनाया था कभी। तो जो सही आंसर इसका होगा वो आपके सामने है। कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बनी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा और इसके बारे में यही बता दें कि जो गिरिब्रज राजधानी थी उसको किसने बसाया था? किसने बसाया था? बृहद्रथ ने। ठीक है, पहली बात हुई यहाँ पर। दूसरी आती है राजगृह। राजगृह को किसने बसाया था? हमने अभी बात करी थी, बिंबसार ने बनाया था। ठीक है, 2 हो गई। और अगली आती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने। तो यहाँ पर तीनों हो गए ना। अब बचे कौशाम्बी। तो कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने
राज्यारोहण यानी सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और सत्ता के चक्कर में ही इसके पुत्र ने फिर इसकी हत्या कर दी। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो क्या होगा? ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नंगदशक। देखिए हम चारों ऑप्शन क्यों बोलते हैं, मेरा कारण ये है कि अगर हम पहला ऑप्शन हमने बोला अगर वो आंसर नहीं है तो आपके माइंड में एक बार बिंबिसार के बारे में टच ज़रूर करेगा जाके, अगला आता है तो अगले के बारे में टच करेगा, और अगर तीसरा सही होता है तो तीसरे के बारे में आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसी जगह पर सेट हो जाएगा। इसलिए हमारा यही उद्देश्य रहता है कि मैं चारों ऑप्शंस को आपके सामने बोलूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और फिर अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये हर्यक वंश के बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो हर्यक वंश को इसी कारण से पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है कि इसमें जो भी राजा आया उसने पहले तो अपने पिता की हत्या की, उसके बाद गद्दी बैठा। ठीक है, तो इसको पितृहंता वंश कहते हैं, किसको? हर्यक वंश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, वो राजकुमार बताइए जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। यहाँ पर उदयन जो था, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करी थी, लेकिन क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर अजातशत्रु ने ऐसा काम किया था, तो इसलिए आंसर जो होगा वो अजातशत्रु ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार के, दूसरा है अजातशत्रु के, तीसरा है उदयभद्र के, चौथा है शिशुनाग के। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा शिशुनाग के। क्या होगा? शिशुनाग के। शिशुनाग के समय में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, यानी कि मालवा को शिशुनाग ने विजित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? पहला है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अगला है रुक्मिणीदेवी स्तंभ, अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अगला है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें राजा नंद के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वंश हुए हैं उनका काल क्रम जरूर ध्यान रखें, उनकी समय सीमा जरूर ध्यान रखें, कौन सा वंश किस डेट से लेकर किस डेट तक रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर ये अगला है, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2। यानी सबसे पहले हर्यक वंश आया। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इनके समय सीमा के बारे में डिस्कस किया था। दोबारा फिर इसके बाद कौन सा आया? नंद वंश आया, ये 2 नंबर है। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद 3 आया मौर्य वंश, ये 3 नंबर पे है, पहले से ही लगा हुआ। उसके बाद शुंग वंश आया चौथे नंबर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। फिर उसके बाद कौन सा है ये? 1 नंबर नंद वंश। नंद वंश आता है ना उसके बाद, तो उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। फिर अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य।
फिर आता है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसके शासनकाल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। ठीक है, और ये अश्वमेध यज्ञ, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला, मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत के कौन से क्षेत्र शामिल थे? मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत के कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो पहला इसका है हरियाणा एवं दिल्ली, दूसरा इसका होगा जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, तीसरा अलवर भरतपुर जयपुर, और चौथा नर्मदा एवं गोदावरी के मध्य का क्षेत्र। तो इससे पहले हम लोग इस मत्स्य जनपद के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो मत्स्य जो जनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? विराटनगर में इसकी राजधानी थी, विराटनगर। ठीक है, और जो इसका जो क्षेत्र था वर्तमान, वो कौन था? जयपुर क्षेत्र। जयपुर क्षेत्र था इसका वर्तमान। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म दिए हैं 1 2 3। उसके बाद नीचे क्या पूछा है? उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो महाजनपद दिए हैं वो राजधानी दी हैं, इनमें से कौन सी राजधानी सही से सुमेलित नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। अभी हम लोगों ने अभी हाल ही में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि असमक जो है इसकी राजधानी विराटनगर नहीं है। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी थी। ठीक है, विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। और असमक की राजधानी क्या थी? असमक की राजधानी थी पोटली। असमक की राजधानी पोटली थी। ठीक है, और जो असमक है ये गोदावरी नदी घाटी में बसा हुआ था, और ये वर्तमान में किस में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। किस में? महाराष्ट्र में। ठीक, गोदावरी में बसा हुआ था असमक। और ये तो बिल्कुल सही लगा, अंक की राजधानी चंपा और चेदी की सुक्तिमती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। दूसरा है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। तीसरा है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। अगला है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ एवं जैन धर्म में ही महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है जिससे हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अभी डिस्कस किया था, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है वो है हमारा भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी इन्हीं 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। तो इनको विशेष ध्यान पर रखना। अगली बार यही पूछ लेगा कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है, महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो आपको एक अभी जो बताया था अंगुत्तर निकाय वो दे देगा, भगवती सूत्र और कोई दूसरे ग्रंथ वगैरह कोई दे दें तो उस हिसाब से ध्यान रखना। भगवती सूत्र जो था वो हमारा 16 महाजनपदों से संबंधित था और ये जैन धर्म का भगवती सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? पहला ऑप्शन है बौद्ध मत का एक पंथ था, जैन मत का एक पंथ था, एक गणतांत्रिक जनजाति थी या चोलों के सामंत थे। तो प्राचीन भारत में जो यौधेय थे वो एक जनजाति हुआ करती थी, एक गणतांत्रिक जनजाति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
योधेय जो थे एक गणतांत्रिक जनजाति थी जो पंजाब और हरियाणा में निवास किया करती थी। किसमें? पंजाब और हरियाणा में। योधेय जनजाति पंजाब और हरियाणा में निवास किया करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे यहाँ पर आते हैं वन लीनियर क्वेश्चन। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा फिर से कहना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, जिससे हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अभी महज कुछ ही 2-4 वीडियो ही हमारे हो पाए हैं, नया चैनल शुरू किया है, तो आप लोगों का सहयोग और मोटिवेशनल मिलता रहेगा तो ज़रूर ही हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए, और हम तो आपकी फ़िलहाल हेल्प कर ही रहे हैं जिस तरह भी होती है। कोशिश यही हमारी रहेगी कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएं, जिससे आगे किसी दूसरी जगह से प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। जितनी भी जानकारी हमसे हो सकती है, जितनी भी कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी हमारा थोड़ा सहयोग करें, जिससे और भी लोग जुड़ें और वीडियो देखें, और समय समय पर अन्य स्टडी ग्रुप में भी इसको शेयर भी करते रहा करें, और कभी कभी स्टेटस पर भी लगा लिया करें। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा कृपा होगी, और लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें भी मालूम पड़ता रहे कि हाँ इतने लोगों को पसंद आया है वीडियो। और नहीं पसंद आता है तो आपकी मर्ज़ी, या डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो हमें ये भी पता लगता रहेगा कि हाँ मेरा सही और गलत में मेरा फ़र्क अभी कितना है। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है ये। चलते हैं वन लीनियर की तरफ। वन लीनियर पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो बिंबिसार जो थे, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हिरण्यक के। अगला है अजातशत्रु खालिस्तान, फिर लिखा है का बेटा था। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। और बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर महान खालिस्तान, फिर लिखा में पैदा हुए थे कब? 356 में। हमने अभी डिस्कस किया था सिकंदर जो था वो कब उसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ। 336 में वो गद्दी पर बैठा, और 326 में भारत में आक्रमण करने के लिए आ गया। ठीक है, अगला है सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में खालिस्तान को हराया था। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को। किसको? पोरस को। और ये कहाँ पर हुआ था? बेतस्ता नदी के किनारे, कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में झेलम कहते हैं, और अगर हम यूनानी भाषा में अगर हम इसको जानना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज कहते हैं। ठीक है, हाइडेस्पीज। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इनकी रही होगी। सिकंदर को पोरस ने बराबरी की टक्कर दी थी, लेकिन सेना कमज़ोर होने की वजह से पोरस हार गए। सिकंदर ने बाद में पोरस से कहा कि पोरस, तुमने मुझे बराबर की टक्कर दी है, मैं तुम्हारा जीता हुआ पूरा राजपाट तुम्हें वापस करता हूँ। देखिए कितना बड़ा महान शासक भी पोरस रहे होंगे अपने ज़माने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद, जो सबसे शक्तिशाली वो सबसे महत्वपूर्ण, मगध हो गया। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में से एक था गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। तक्षशिला, और तक्षशिला के बारे में भी बताया था। तक्षशिला कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में, फिर रिक्त स्थान है, के संघों को श्रेणी कहते थे। प्राचीन भारत में खालिस्तान का के संघों को श्रेणी कहते थे। तो व्यापारी जो होते थे, व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता दें। सर्कल स्टडी की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।